हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम फाइनली लेकर के आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। हमने शुरू कर दिया है 4th सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है आपको उसका हम यूनिट 1 लेकर के आए हैं, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में पढ़ना होता है। तो जो आपका यूनिट 1 है ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, उसका जो है हम चैप्टर 1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। बनाम का मतलब होता है वर्सेस। बनाम का मतलब क्या होता है? वर्सेस, यानी कि जैसे आपने भारत वर्सेस पाकिस्तान सुना होगा, है ना, तो उसी तरीके से ये भी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट अपने टॉपिक को कवर करते हैं और अच्छे से समझते हैं यूनिट नंबर 1 को। तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद का कैसे उदय हुआ। फिर हम यथार्थवाद के उपवर्ग पढ़ेंगे। उपवर्ग का मतलब होता है इसको कितने भागों में बांट करके हमने पढ़ा, यानी कि इस विचारधारा के बाद इसका किन किन रूपों में और उदय हुआ, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यथार्थवाद के उपवर्ग में हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आदर्शवाद का उद्भव देखेंगे कैसे हुआ। आदर्शवाद में भी 2 भाग है, ये भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अंतिम रूप से हम इन दोनों ही विचारधाराओं का कंपैरिजन पढ़ेंगे, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। ठीक है ना, वर्सेस मतलब। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। तो मैंने यहाँ पर सिंपल भाषा में खुद लिख करके आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो ये आपका जो है चैप्टर है, ये भी हमने यहाँ पर बात करी। फटाफट हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। ये वाला प्रश्न जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। मैं आपको सबसे पहले आसान शब्दों में बता देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से समझ लेना जहाँ पर 2 देशों के बीच की बात होती है, इंटरनेशनल लेवल पर 2 देशों के बीच की बात होती है, और 2 देश हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं, यानी कि 2 बड़े बड़े देशों की बात हो रही है। देखिए, परिभाषा से हम समझते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रमुख शिक्षा का क्षेत्र बन गया है, जिसमें हम सरकारी और गैर सरकारी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन। समझ गए? यानी कि सरकारी, गैर सरकारी और अन्य स्तर पर जो भी हम 2 देशों के बीच के बारे में पढ़ते हैं, वो सब किसके अंदर जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सिंपल सी भाषा दोबारा बता रही हूँ, 2 देशों के बीच का अगर हम पढ़ रहे हैं, 2 देश कहीं पर भी मिल रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अलग अलग देशों के अंतर्गत होने वाली जो भी उनकी गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वर्तमान में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, तो जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उससे कुछ उद्देश्य भी है। अब फटाफट हम उद्देश्य देख लेते हैं। क्लियर हुआ ये? कभी भी कोई भी 2 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपस में मिलते हैं तो वो युद्ध की समाप्ति करना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, युद्ध ना हो। युद्ध ना हो तो मतलब क्या है? शांति हो। युद्ध नहीं होगा तो शांति होगी 2 देशों के बीच में। युद्ध का ना होना ही शांति हो, यानी कि वो चाहते हैं कि युद्धों की उत्पत्ति को रोका जाए और शांति को रखरखाव किया जाए, यानी कि शांति को रखा जाए। अभी शांति किसी का नाम नहीं है। शांति का मतलब है युद्ध ना होना 2 देशों के बीच में, ये है। एक और उद्देश्य क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने का देशों का? वैश्विक प्रणाली के अंदर शक्ति की प्रकृति का अध्ययन, यानी कि ये पता चले कि विश्व स्तर पर किस देश के पास कितनी शक्ति है और वो दूसरे देशों को कितनी मदद पहुंचा रहा है। ठीक। एक उद्देश्य और है राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के बदलते चरित्र का अध्ययन, जो अंतर्राष्ट्रीय निर्माण को लेता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई राज्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपने देश के अंदर करता है तो उसके चरित्र का पता चलता है, और उसके देश में क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही है ये पता चल रहा है। यानी कि समझ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का मिलना वास्तव में बहुत अच्छी बात है। और एक राजनीति यानी कि पॉलिटिकल के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता भी होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो रिलेशन हम बनाते हैं उस पर देशों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगला हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 2 प्रमुख सिद्धांत भी रहे हैं। देखो, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, देखा नहीं, देखो हम क्या होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं,
छोटे से लेकर के जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है तब से हमें हमारे जो माता पिता है काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में सिखाते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कुछ इस तरीके की शिक्षाएँ। तो वो सभी क्या है, वो सभी सिद्धांत के अंदर आ जाता है, वो सभी सिद्धांत के अंदर आ जाता है, यानी कि जीवन में अपनाया जाने वाला एक सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश अपने बीच में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाते हैं जिसका दूसरा रूप विचारधारा लिया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग विचारों को मानना उनके सिद्धांत के अंदर शामिल होता है। दोबारा बोल दे रही हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग विचारधाराओं को मानना उनके सिद्धांत के अंदर शामिल होता है। तो सिद्धांत समझ आ गया। इसमें जो है दो प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे, एक है यथार्थवाद और एक है उदारवाद। यथार्थवाद और उदारवाद। यथार्थवाद जो है वो उदारवाद से भी बहुत पुराना है। यथार्थवाद उदारवाद से भी बहुत पुराना है, ये बात याद रखना, बहुत पुराना है। यथार्थवाद उदारवाद जो है वो यथार्थवाद के बाद आया, और उदारवाद को ना विचारवाद भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आए ना उदारवाद आए या फिर आदर्शवाद आए, आदर्शवाद भी अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब ये कि उदारवाद के बारे में बात हो रही है। ठीक, लिख लेना आप इसको साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब हम धीरे वन बाय वन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दोनों सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यथार्थवाद को। अब मैंने अभी बताया कि यथार्थवाद जो है वो उदारवाद से भी पुराना है। तो देखो यथार्थवाद की धारणा जो है वो कहती है कि और एक चीज़ और, जिस शब्द के पीछे वाद लग जाए मतलब वहाँ कोई विचारधारा चल रही है। ये बात मैंने हर बार बताई है, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं ना तो आपको पता होगी। यथार्थवाद की धारणा है कि राज्य अन्य राज्यों की सापेक्ष, अन्य राज्यों के कंपैरिजन में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काम करे। देख रहे हो ये विचारधारा कैसे बोल रही है, ये बोल रही है कि एक राज्य जो है वो अपनी शक्ति इस प्रकार से दिखाए कि उसे पता चले कि बाकी शक्तियाँ उसके सामने नीचे, यानी कि वो अपनी शक्ति को दिखाए, पूरी शक्ति को दिखाए। अर्थात राज्य अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करेगा और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को भी अच्छा करेगा, जिससे कि वह अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक बेहतर हो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक में ना पूरी बातें क्लियर कर दी गई है। सिर्फ ये कहना चाहता है, जैसे अमेरिका है, एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका USA को हम ले लेते हैं। ये कहना चाहता है कि एक राज्य को अपनी सैन्य शक्ति इस प्रकार से दिखानी चाहिए, यानी कि अगर एक राज्य है उसके पास सेना है तो वो अपनी शक्ति दिखाए ताकि दूसरे राज्यों को उभरने का मौका ही ना मिले। यानी कि अगर वो शक्तिशाली है तो कमज़ोर देशों पर वो अपनी शक्ति दिखाए, तभी वो उसके राज्यों के मुकाबले के बेहतर होगा, तभी वो अधिक बेहतर दिखेगा जिसके पास शक्ति है। तो इस तरीके से ये यथार्थवाद बोलता है। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि पूरे विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति होगी, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति है। यानी कि ये कहता है कि अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास सेना शक्ति बहुत सारी, यानी कि उसके पास सेना बहुत ज़्यादा है, तो उसे अपनी शक्ति का प्रयोग बाकी के छोटे देशों पर करना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ ये वाला जो देश है वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तभी पता चलेगा कि पूरे विश्व में एक महान शक्ति है, एकमात्र शक्ति, जिसको महाशक्ति बोला जाता है। ठीक, इसीलिए एक सेना शक्ति से संपन्न राज्य अपने से कमज़ोर राज्य के युद्ध में मात देगा। समझ रहे हो? जैसे आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। अगर अमेरिका को किसी दूसरे या फिर छोटे राज्य के साथ युद्ध करने भेज दिया जाए ना तो अमेरिका जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेना शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भारत भी उसके सामने हार पड़ जाएगा। भारत तो अभी के लिए चीन के सामने भी हार जाता है, कितनी बार युद्ध हुआ है और दुम दबा के भागा है भारत। इसीलिए ये सेना जो है वो शक्ति से संपन्न राज्य में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे यथार्थवाद का एक प्रमुख सिद्धांत ये भी है कि स्वयं संरक्षक, अर्थात प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए शक्तियों की खोज करनी चाहिए तथा शक्तियों को और बढ़ाना चाहिए। इस लाइन में मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसका ये भी सिद्धांत होता है कि राज्यों के पास अपनी खुद की सुरक्षा करने का भी बल होना चाहिए। अब देखो यथार्थवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये बात हमने पढ़ी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दो सिद्धांतों में एक सिद्धांत यथार्थवाद है, और यथार्थवाद का क्षेत्र जो है वो भी बहुत बड़ा है। यथार्थवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, यथार्थ जमा वाद। यथार्थ का मतलब होता है असलियत और वास्तविकता। अगर कोई भी देश शक्तिशाली है, यानी कि वो हकीकत में शक्तिशाली है, तो उसे अपनी हकीकत दिखानी ही होगी देश को, फिर जनता के सामने, विश्व के सामने। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद की जो भूमिका है वो तीन भूमिका मानी जाती है। इसका एक भूमिका ये है कि राज्य नियंत्रणवाद। इसकी एक विचारधारा ये कहती है कि अगर कोई शक्तिशाली देश है तो वो पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखे, यानी कि महान शक्ति बन जाए। जैसे एक राजा होता है, राजा के अंदर पूरी प्रजा होती है, पूरी प्रजा के ऊपर उसके राजा यानी कि उसके शासक का नियंत्रण होता है।
इतिहास में पढ़ते हो ना ये चीज़। सेम इसी तरीके से इसका भी है। जीवन रक्षा का ये संरक्षक जो है ये माना जाता है। स्वयं सहायता, ये कहता है कि अगर कोई देश शक्तिशाली है तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसे कभी किसी दूसरे देश की मदद ना लेनी पड़े, कि अपनी वो सहायता खुद कर सके, ये कहता है। यथार्थवाद के उपक्षेत्र भी है। यथार्थवाद को कई भागों में भी देखा गया है। यथार्थवाद के अंदर भी कुछ विचारधाराएं हैं जो बोली जाती है। शास्त्रीय यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद और नव उत्कृष्ट यथार्थवाद। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यथार्थवाद का उद्भव कैसे हुआ और आदर्शवाद और यथार्थवाद, इन दोनों को हमने पढ़ा। और उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया बहुत अच्छे से, ये हो गया। और यथार्थवाद और आदर्शवाद हमने देखा। यथार्थवाद हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके 3 पार्ट और है, उपक्षेत्र हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और बताना, आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट कहाँ तक और कितना समझ आया। अगर समझने में बहुत आसानी हुई हो, मतलब आसानी से समझ आ गया हो, तो प्लीज़ अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम अगले पार्ट्स को भी इसी तरीके से और आसान नोट्स में, इसी रिटर्न फॉर्म में इसी तरीके से पढ़ाएं। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।